हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं नेचर द लाइफ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 5 ऐसे सवालों के ऊपर जो स्किल डेवलपमेंट सेक्टर में पूछे जाने बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके ऊपर जिन 5 सवालों के ऊपर पूरे स्किल डेवलपमेंट सेक्टर की हमारे भारत में जो कौशल विकास मिशन चल रहा है उसकी आधारशिला रखी हुई है। तो दोस्तों, वो 5 सवाल कौन से हैं और उन 5 सवाल के ऊपर पूछा जाना क्यों इम्पोर्टेंट है, आज इसी के बारे में बात करेंगे। पहला सवाल, भारत में जितने भी स्किल डेवलपमेंट सेंटर चल रहे हैं, जितने भी पीआईए हैं, जितनी भी कंपनीज ने स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले हुए हैं, उसमें ट्रेनर्स का जो ऑपरेशन लेवल की जो स्टाफ हैं, वो स्टाफ मेंबर जिनका स्टूडेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, फेस टू फेस कांटेक्ट होता है, स्पेशली उन स्टाफ मेंबर्स का एट्रिशन रेट क्या है। मतलब एक साल में ऐसे स्टाफ मेंबर कितनी बार जॉब छोड़ देते हैं कि कंपनी में आके, और कितने नए स्टाफ कितने समय के बाद जो है ज्वाइन करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं कि जैसे मान के चलिए कि कोई एक कंपनी है, उसका कोई एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर है, तो एक साल में जो ऑपरेशन लेवल का जो स्टाफ है, वो स्टाफ जो स्टूडेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट करता है, फेस टू फेस जिनका इंटरेक्शन होता है, उसमें से कितने लोग एक साल के अंदर जॉब छोड़ देते हैं उस ट्रेनिंग सेंटर में से। और उनके जॉब छोड़ने के बाद फिर जो उनकी जगह दूसरे बंदे रिक्रूट किए जाते हैं, कोई दूसरा ट्रेनर या मोबिलाइजर वगैरह रिक्रूट किए जाते हैं, तो कितने समय के बाद रिक्रूट किए जाते हैं। इसका सीधा सीधा असर जो बच्चों की जो पढ़ाई है, जो बच्चों की स्टडी है, उस पर भी पड़ता है। जो वहाँ का एजुकेशन का एनवायरनमेंट है, उस पर भी पड़ता है। हम इसे इस बात से समझ सकते हैं कि जो पीआईए अपने स्टाफ को संभाल के नहीं रख सकती, जो पीआईए अपने स्टाफ के एट्रिशन रेट को कम नहीं कर सकती, वो ग्राउंड लेवल पे पढ़ाई क्या कराती होगी। ये एक ऐसा इम्पोर्टेंट सवाल है जिस पे बहुत कम बात होती है, जिसके ऊपर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। इस बात के ऊपर तो बहुत ध्यान दिया जाता है कि कौन सी कंपनी को कितना टारगेट मिला हुआ है। इस बात पे भी ध्यान दिया जाता है कि स्टूडेंट की अटेंडेंस कितनी हो रही है ऑन पेपर जो हमें दिखता है। इसके अलावा ये भी ध्यान दिया जाता है कि कोर्स खत्म होने के बाद में कितने बच्चों ने अपने डॉक्यूमेंट जमा किए और इस तरीके की और भी चीजें। लेकिन इस पूरे एनवायरनमेंट के बीच में जो इंसान है, जो ग्राउंड लेवल का वो जो स्टाफ है, वो जो स्टाफ मेंबर हैं, जिनके कारण बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे ये चीजें चल रही हैं, स्किल डेवलपमेंट की जो आधारशिला रखी जा रही है, वो कितना टिका हुआ है उस पर्टिकुलर एक जगह पे। अगर वही नहीं टिका है तो उसकी खुद की स्टेबिलिटी कहाँ है। और इसमें ऐसा नहीं है कि उसकी खुद की ही गलती है। बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं, बहुत सारे कारण ऐसे हो सकते हैं जिसके कारण उसे एक ही साल में पीआईए बदलने पड़ रहे हैं, एक ही साल में अपनी स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स के जो कंपनीज हैं वो बदलनी पड़ रही हैं। इसके पीछे का कारण क्या है, ये भी हमें समझना होगा, क्योंकि जब तक हम इन चीजों को नहीं समझेंगे तब तक जमीनी स्तर पे वो एजुकेशन एनवायरनमेंट तैयार ही नहीं हो पाएगा जिसके ऊपर पूरे स्किल डेवलपमेंट मिशन की आधारशिला रखी हुई है। दूसरा सवाल ये है कि जितने भी स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हैं, चाहे वो कोई भी प्रोजेक्ट हो, चाहे वो DDU-GKY हो, चाहे वो PMKK हो, चाहे वो PMKVY हो, चाहे वो किसी कंपनी का CSR प्रोजेक्ट हो, चाहे वो हिमायत हो, या कोई भी स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट हो, या वो माइग्रेंट वर्कर के लिए चलाया जाने वाला कोई प्रोग्राम ही क्यों ना हो, इसमें जो एक और क्वेश्चन उठता है वो ये कि जितने लोगों को भी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में शामिल किया जा रहा है, जितने भी कैंडिडेट को शामिल किया जा रहा है, उनकी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उसमें से कितने लोग जॉब पे गए। एक तो कितने लोग जॉब पे गए, दूसरी चीज उसमें से कितने लोगों ने कितने समय तक जॉब की। सपोज कीजिए कि यदि किसी कैंडिडेट का जो ट्रेनिंग पीरियड है, जो उसका क्लासरूम की जो ट्रेनिंग है, वो 31 जुलाई को खत्म हो जाती है, तो 31 जुलाई के बाद कितने बच्चे, कितने स्टूडेंट, कितने कैंडिडेट जॉब पर जाते हैं, एक तो ये सवाल है।
दूसरा सवाल इसी में ये भी है कि जितने लोग जॉब पे जा भी रहे हैं वो कितने समय तक टिक रहे हैं। कई बार क्या होता है कि कैंडिडेट सिर्फ इसलिए जॉब पर चले जाते हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि यदि हम 3 महीने 4 महीने जॉब कर लेंगे तो उन्हें सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और जैसे ही सर्टिफिकेट उन्हें मिलता है वो जॉब छोड़ देते हैं। तो जो स्किल डेवलपमेंट मिशन जिस कारण से चल रहा है, एम्प्लॉयबिलिटी को लेकर, रोजगार को लेकर, यदि वही चीजें जमीनी स्तर पर मुकम्मल नहीं हो रही हैं, यदि वही चीजें जमीनी स्तर पर पूरी नहीं हो रही हैं, तो फिर उसका क्या मतलब है। अभी हम यहाँ पे रूट कॉज की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ उन सवालों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए और जिसके रूट कॉज में हमें जाना चाहिए। तो दूसरा सवाल ये जो उठता है कि जितने कैंडिडेट या जितने स्टूडेंट्स या जितने बेनिफिशियरी जो है ट्रेनिंग ले रहे हैं, क्लासरूम ट्रेनिंग खत्म होने के बाद, क्लासरूम ट्रेनिंग को फिनिश करने के बाद उसमें से कितने लोग जॉब पर जाते हैं, कितने लोग नहीं जाते हैं, और जितने लोग जाते भी हैं उसमें से कितने लोग कितने समय तक जॉब करते हैं। हालांकि कुछ समय पहले एक ये खबरों में एक बात आई थी कि एनएचडीसी जो है इस बात की भी जो है पड़ताल करेगी, इस बात का आकलन करेगी, इस बात की पर मॉनिटरिंग करेगी कि जो भी कैंडिडेट सेंटर से ट्रेनिंग खत्म करके बाहर निकलता है वो कम से कम जो है 2 साल तक जॉब कर रहा हो। लेकिन अभी ये उस स्तर पे मॉनिटरिंग दिखाई नहीं देती। और क्या ये सिर्फ 1 या 2 प्रोजेक्ट के लिए है? अगर ये 1 या 2 प्रोजेक्ट के लिए है तो स्किल डेवलपमेंट मिशन जो है उसके लिए तो बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, तो बाकी के प्रोजेक्ट का क्या बाकी के प्रोजेक्ट बेकार हैं? यदि बेकार ही हैं तो फिर चलाए क्यों जा रहे हैं? यदि चलाए जा रहे हैं तो फिर सिर्फ 1 या 2 प्रोजेक्ट के लिए वो गाइडलाइन ही क्यों? तो ये जो दूसरा सवाल है कि कितने कैंडिडेट जॉब कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं, और जो कर भी रहे हैं वो कितने समय के लिए कर रहे हैं। दूसरा सवाल तो ये था। अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल ये भी उठना चाहिए कि स्किल डेवलपमेंट सेक्टर में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनकी सैलरी का क्या कोई पैमाना सेट होना चाहिए। अब सवाल ये है कि ये सवाल ही क्यों उठ रहा है, क्योंकि ये सवाल कई लोगों को बहुत बचकाना सा लगेगा। कई लोग कहेंगे कि ये तो कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो कौन से स्टाफ मेंबर को जो है कितनी सैलरी देगी। हर स्टेट का, हर राज्य का अपने एक मिनिमम वेजेस होता है कि उस राज्य में काम करने वाले बंदे को मिनिमम वेजेस इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। जो गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं उनका एक अपना क्राइटेरिया सेट होता है कि इस पर्टिकुलर पोजीशन वाले बंदे को इतनी सैलरी मिलेगी, इतना ग्रेड पे रहेगा, इतना अलग अलग डीएटीए वगैरह जुड़कर मिलेगा। ठीक इसी तरीके से क्या स्किल डेवलपमेंट सेक्टर में जो भी बंदे काम कर रहे हैं, जो भी लोग अभी अपनी सेवा दे रहे हैं, क्या उनके लिए ऐसा कोई पैमाना सेट होना चाहिए? सवाल ये क्यों उठ रहा है? सवाल पे भी सवाल है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस सवाल का सीधा सा रिलेशन उस कंपनी में, उस सेंटर में काम करने वाले लोगों के एट्रिशन रेट से है, जो मैंने पहले सवाल किया था। कई बार क्या होता है कि जो भी बंदे जो है इस चीज में लिए जाते हैं, जो भी बंदे स्किल डेवलपमेंट सेक्टर में जो है ट्रेनर में लिए जाते हैं, ट्रेनिंग सेंटर में जो है लिए जाते हैं, वो दरअसल या तो किसी प्रोफेशनल डिग्री से रिलेटेड होते हैं, किसी प्रोफेशनल डिग्री को किए हुए होते हैं, या फिर अधिकतर ऐसे लोग लिए जाते हैं जो कि इंडस्ट्रियल तौर पे कहीं पे एक्सपीरियंस गेन करके आए हुए होते हैं। अब इन दोनों ही कंडीशन में यदि उस बंदे को उसके हिसाब से सैलरी नहीं मिलेगी, या मान के चलिए कि कहीं ना कहीं उस जिस डिग्री को लेके वो आया है, अगर उसके हिसाब से भी उसको कहीं ना कहीं कम मिलेगा, तो जाहिर सी बात है कि एट्रिशन रेट जो है ज्यादा बढ़ ही जाएगा। इस बात में बहुत सारे लोगों को विरोधाभास भी लगता है, लेकिन ये ग्राउंड लेवल पे एक सच्चाई भी है कि आप देखेंगे स्किल डेवलपमेंट सेक्टर में एक ही पोजीशन के लिए, जहां एक तरफ एक शहर में या एक सिटी में या एक स्टेट में किसी एक पीआईए द्वारा अगर
30,000 की भी सैलरी दी जा रही है पर मंथ के हिसाब से, तो उसी पोजीशन के लिए किसी दूसरी कंपनी में, किसी दूसरे पीआईए में, किसी दूसरी जगह पे जो है, या हो सकता है कि उसी शहर में ही 20,000 की भी सैलरी दी जाए। इसमें कोई बहुत बड़ा आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। तो ये जो स्लैब है, ये जो बीच का डिफरेंस है, ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण है एट्रिशन रेट बढ़ने का। तो क्या इस चीज पे भी बात होनी चाहिए? क्योंकि उससे होगा ये कि जब अगर हम इस चीज के ऊपर भी बात करेंगे, यदि या इस चीज के ऊपर भी बात होगी, या इस चीज का एक पैमाना सेट होगा, तो कहीं ना कहीं एट्रिशन रेट पे भी इफेक्ट होगा। जब एट्रिशन रेट पे भी इफेक्ट होगा, एट्रिशन रेट कम हो जाएगा, एक साल में एक पर्टिकुलर कंपनी से छोड़े जाने वाले लोगों की संख्या कम हो जाएगी, तो एजुकेशन एनवायरनमेंट पे सीधा सीधा असर पड़ेगा। चौथा सवाल ये है कि क्या स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स को, जो सेंटर्स होते हैं जिसमें स्किल डेवलपमेंट के पढ़ाई कराई जाती है, प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं, क्या ऐसे स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स को बाकी के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं, जो हाई स्कूल, इंटर कॉलेज या डिग्री कॉलेजेस होते हैं, क्या उनके साथ कंबाइन करना चाहिए? यहाँ पे हम स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स को ट्रेनिंग सेंटर कह के बुला लेते हैं। तो ट्रेनिंग सेंटर और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, दूसरे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, जो पारंपरिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, क्या इन दोनों को कंबाइन करना चाहिए? इनके फायदे और नुकसान के बारे में मैं इसके पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं। तो अगर इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो फायदे भी हैं, और हो सकता है कि उसके कुछ डिसएडवांटेज भी निकल के आए, क्योंकि ये दुनिया संतुलन पर चलती है, ये प्रकृति संतुलन पर चलती है। जो दवा एक्सपायरी डेट के पहले आपको जीवन दान दे सकती है, वही दवा एक्सपायरी डेट के बाद आपको मृत्यु का दान भी दे सकती है। ये एक अलग बात है कि इसके क्या इफेक्ट निकल के आएंगे, ये जब हम उस चीज को इम्प्लीमेंट करें तभी समझ में आएगा। लेकिन मेरे ख्याल से कि इसके डिसएडवांटेज कम होंगे, बेनिफिट्स ज्यादा होंगे। स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स यानी जो ट्रेनिंग सेंटर्स है और पारंपरिक जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, इन दोनों को कंबाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सवाल ये है। क्योंकि जो गैप है, गैप ये भी है कि जब इंसान अपनी पारंपरिक एजुकेशन को कंप्लीट कर लेता है, तो कई बार उस स्टूडेंट को ट्रेनिंग सेंटर तक ले जाने के लिए पीआईए को बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब यदि वो जो पारंपरिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, जैसे कि 10th 12th या डिग्री कॉलेजेस वगैरह हैं, तो यदि उनसे संपर्क साधते हैं तो कई बार जो पारंपरिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, उनकी तरफ से ये भी इनडायरेक्टली एक मैसेज आता है कि इसमें उनका क्या फायदा होगा। इसके अलावा यदि इन दोनों को कंबाइन किया जाए, यदि ये दोनों चीजें एक ही कैंपस में हो, तो एक तो जो पारंपरिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, उनकी जो है वैल्यू भी बढ़ जाएगी, पीआईए को कम मेहनत भी करनी पड़ेगी, पीआईए को स्टूडेंट्स आसानी से भी मिल जाएंगे। जो पारंपरिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, उन्हें अपने स्टूडेंट्स को और अच्छी शिक्षा देने में भी हेल्प होगी, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर भी वहीं पे होगा। पारंपरिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने के बाद में वो जहां तक भी है, हाई स्कूल, इंटर या कोई डिग्री कॉलेजेस भी है, तो पारंपरिक एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट, कैंडिडेट ट्रेनिंग सेंटर्स में वहीं की वहीं डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, और इससे दोनों की मेहनत बच जाएगी, दोनों की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, ट्रेनिंग सेंटर की भी वैल्यू बढ़ जाएगी, पीआईए की भी वैल्यू बढ़ जाएगी, और उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की भी वैल्यू बढ़ जाएगी। इसके अलावा यदि दोनों को कंबाइन करते हैं, तो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसमें जो कैंडिडेट पढ़ रहे हैं, उनको ट्रेनिंग सेंटर्स में जो भी कोर्सेज चल रहे हैं उसके बारे में पहले से बताया जा सकता है। क्योंकि जब पहले से स्टूडेंट्स को अवेयरनेस होगी उस कोर्सेज के बारे में, उस ट्रेनिंग सेंटर के बारे में, तो इस बात के चांसेस काफी हद तक बढ़ सकते हैं कि अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो कैंडिडेट पढ़ाई कर रहे हैं उसके बाद वो ट्रेनिंग सेंटर में भी एडमिशन ले लें। बिकॉज स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंतर्गत
बहुत सारे कोर्सेस जो है फ्री में चलाए जाते हैं, जहां पे जो है कैंडिडेट से कोई फीस नहीं ली जाती। तो ये दोनों के लिए फायदा होगा, पीआईए के लिए भी फायदा होगा और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए भी फायदा होगा और साथ में स्टूडेंट्स के लिए भी फायदा होगा। एम्प्लॉयबिलिटी भी जो है बढ़ जाएगी, क्योंकि स्टूडेंट्स को ज्यादा कहीं भागना नहीं पड़ेगा, अलग अलग जगह नहीं जाना पड़ेगा, अलग से इंक्वायरी नहीं करनी पड़ेगी, एक ही कैंपस में होंगे, माहौल देखा हुआ होगा, जल्दी सेट हो जाएंगे। और भी इसके अलावा भी बहुत सारी जो ऐसी चीजें हैं जो कि पीआईए को भी जो फेस करनी पड़ती है और स्टूडेंट्स को भी फेस करनी पड़ती है, ये दोनों ही चीजें सॉल्व हो सकती हैं। तो ये 6-7 फायदे हैं यदि हम दोनों को कंबाइन कर देते हैं, यदि हम ट्रेनिंग सेंटर्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को कंबाइन कर देते हैं। तो अगेन सवाल यही है कि क्या इन दोनों को कंबाइन होना चाहिए, क्योंकि अभी तक मैंने जितने ट्रेनिंग सेंटर्स देखे हैं वहां पे उसकी जो कंडीशन है, उनका जो सेटअप है वो कुछ इस तरीके से है कि ट्रेनिंग सेंटर्स अलग हैं और जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं, जैसे कि कोई इंटर कॉलेज या हाई स्कूल है या कोई डिग्री कॉलेज है, वो अलग होते हैं। इन दोनों का सेटअप अलग होता है, इन दोनों की अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी अलग होती है, एडमिशन लेने के लिए दोनों अलग अलग मेहनत करते हैं, दोनों एक कॉम्पिटिशन में रह के एक तरीके से काम करते हैं, कोलैबोरेशन में रह के काम नहीं करते। जब आपका कॉम्पिटिटर आपके साथ ही कोलैबोरेट कर लेता है, जब आपके साथ मिलकर काम करने लगता है, तो दोनों की पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फिर वो 2+2 4 नहीं हो जाते, वो 2+2 4 से बढ़कर हो जाते हैं। यहाँ पे यूनिटी में जो स्ट्रेंथ वाली बात जो कही जाती है वो भी कहीं ना कहीं सामने आती है, जिसे हम सिनर्जी का कंसेप्ट भी कह सकते हैं। सिनर्जी का कंसेप्ट ये कहता है कि यदि 2 इंसान मिलके काम कर रहे हैं तो दोनों इंसान मिलके जितना काम करेंगे वो उस काम से ज्यादा होगा जो दोनों बंदे अलग अलग काम करेंगे। यदि दोनों बंदे अलग अलग होकर अगर काम करते हैं, तो यदि 2 काम करते हैं, तो यदि मिलके काम करेंगे तो 2 से ज्यादा काम कर सकते हैं, 3 काम या 4 काम कर सकते हैं। ठीक यही कंसेप्ट ट्रेनिंग सेंटर और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के ऊपर भी लागू होता है। तो अगेन जो हमारा चौथा सवाल था वो ये कि क्या इन दोनों को कंबाइन होना चाहिए। 5वां और आखिरी सवाल, जो भी स्किल डेवलपमेंट सेक्टर में एक्टिविटी हो रही है, क्रियान्वयन हो रहे हैं, ग्राउंडर लेवल से जो भी रिपोर्ट जा रही है पीआईए के द्वारा, उसका सत्यापन कैसे होगा, वेरिफिकेशन कैसे होगा। अभी नॉर्मली जो एक सिस्टम चलता है वो कुछ इस तरीके से चलता है कि पीआईए ने एडमिशन कराए, ट्रेनिंग कराई, ट्रेनिंग कराने के बाद जो है कुछ बच्चे जॉब पे गए, कुछ नहीं गए, उनके डॉक्यूमेंट तैयार हुए, ऑन पेपर रिपोर्ट भी बनी, सीसीटीवी कैमरे में क्लासेस की तो तस्वीरें आई, लेकिन वो क्लासेस भी किस तरीके से क्या हो रहा है इसका कोई बहुत ज़्यादा वेरिफिकेशन शायद ना होता हो, क्योंकि यदि होता तो शायद ग्राउंड लेवल पे उस तरीके से चीज़ें नहीं चल रही होती जिस तरीके से अभी चल रही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें सिर्फ पेपर्स पे दिखाई देती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पीआईए के द्वारा सिर्फ पेपर में ही गवर्नमेंट को भेजी जाती है, जैसे कि कितने कैंडिडेट्स का एडमिशन हुआ, उन्होंने साल का जो टारगेट लिया था वो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। ये सब पेपर की बात है, ये सब नंबर्स की बात है, क्योंकि ऊपर के बहुत सारे मैनेजर्स ऐसा बोलते हैं कि नंबर्स पे काम करो। हमें एक साल का 1000 कैंडिडेट का टारगेट मिला है, 1000 कैंडिडेट के एडमिशन कराओ, उनकी क्लासेस कंप्लीट कराओ, उनके एग्जाम कराओ और 1000 कैंडिडेट के जो है बैंक स्टेटमेंट लो और ये ऑन पेपर प्रूफ कर दो कि 1000 कैंडिडेट का टारगेट कंप्लीट हो गया। ये ऑन पेपर की बात है, लेकिन इसका वेरिफिकेशन कैसे होगा? वो तो ऑन पेपर है ना। रिपोर्ट तैयार हुई, भेज दिया, ठीक है, सिस्टम में एडमिशन भी दिख गए, जो बायोमेट्रिक सिस्टम होता है उसमें एडमिशन भी दिख गए, क्लासेस में जो है क्लासेस हो रही हैं वो भी हो गया। लेकिन इस पूरी कहानी में जो आधारशिला है
वो है रोजगार। क्योंकि अल्टीमेटली ये सारी चीजें चल क्यों रही है, सारे जो एक्टिविटी हो रही है, ये सारे जो स्किल डेवलपमेंट मिशन चल रहा है, इतने करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, इतना सारा सेटअप जो बनाया हुआ है अलग अलग कंपनी से ने, ये सब क्यों है? ये सब इसीलिए तो है क्योंकि रोजगार देना है, क्योंकि बेरोजगारी कम करना है। अल्टीमेटली तो पर्पस यही है। वो एक अलग बात है कि कंपनी की तरफ से इस चीज को कहीं ना कहीं बिजनेस के तौर पे भी देखा जाता है, और उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन जो जमीनी स्तर है, जो सबसे बेसिक जो सोच है इस सब चीजों को शुरू करने की, जिन चीजों को सोच के ये सारी चीजें शुरू की गई थी, वो तो रोजगार ही है ना, वो तो एम्प्लॉयबिलिटी है ना। वो तो इसी बात को सोच के शुरू किया गया था ना कि हम ऐसा कुछ प्रोग्राम चलाएंगे जिसमें कैंडिडेट को, स्टूडेंट्स को जो है, या जो माइग्रेंट वर्कर हैं उन्हें जो है एक शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग दी जाएगी। वो 1 या 2 दिन से लेके 3 से 4 महीने की भी हो सकती है। तो ऐसी एक ट्रेनिंग दी जाएगी जिसमें उनको एक स्पेशली किसी एक पर्टिकुलर काम के बारे में बताया जाएगा और उसके बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा, और उसके बाद वो जॉब पर जो जाएंगे, उसके बाद वो रोजगार करेंगे, एक्सपीरियंस लेके फिर वो दूसरों को भी रोजगार दे सकते हैं। अल्टीमेटली तो सोच यही है। लेकिन जमीनी स्तर पर ये कितना इफेक्टिव हो रहा है, इसका वेरिफिकेशन कैसे होगा, एक सवाल ये भी है। तो ये 5 सवाल थे जो स्किल डेवलपमेंट सेक्टर में जरूर उठने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आपका इन सब बातों के ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आप क्या सोचते हैं? आपके क्या विचार हैं? क्या इन 5 में से कोई सवाल ऐसा था जो नहीं उठना चाहिए, या इन 5 सवाल के अलावा कोई और चीज भी है जो उठना चाहिए? मैंने जो कुछ भी कहा इस वीडियो में, आपने जो कुछ भी सुना, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आप एजुकेशन सेक्टर में काम करते हैं, आप कोई स्किल डेवलपमेंट सेंटर चला रहे हैं, आप कोई ट्रेनर है, MIS हैं, सेंटर मैनेजर हैं, या एजुकेशन सेक्टर से किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो प्लीज इस बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नहीं भी देंगे तो आपकी अपनी इच्छा है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि किसकी राय कितनी एक्सेप्ट होगी बाद में कि नहीं होगी, लेकिन एक इससे जनमत निकल के आता है, एक विचार निकल के आते हैं। इंपॉर्टेंस इंसान की नहीं है, इंपॉर्टेंस उस विचार की है जिस विचार के आधार पर सारी चीजें चल रही हैं। जहां मैं विचार की बात कर रहा हूं, वहां मैं उस इनटेंजिबिलिटी की भी बात कर रहा हूं, वहां मैं उस अदृश्य चीजों की भी बात कर रहा हूं जिसके ऊपर हमारा पूरा जीवन आधारित है। इस टॉपिक के ऊपर हम फिर किसी वीडियो में बात करेंगे। इस टॉपिक के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका शीर्षक था कि अदृश्यता इस सदस्यता पर राज करती है। अगर आप इस टॉपिक को और ज्यादा गहराई से समझने चाहते हैं तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। आप अपने विचार कमेंट में जरूर दीजिएगा। हम मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए विषय के साथ। तब तक आप खुश रहिए, घर पे रहिए और अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताइए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।